मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को ले हर व्यक्ति अलग-अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोगों का अभी तक सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट का फ़ेवरेट जगह है, वो है बैंक एफडी, आरडी यानी कि बैंक से रिलेटेड वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आज के डेट में वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कन्वर्ट हो रही है और बहुत सारी अलग-अलग हमारा एसेट क्लास आ रहा है जिस पे लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे एसेट क्लास हैं। इसमें से प्रमुख है बैंक है, अ, इंश्योरेंस है, अ, गोल्ड है और रियल एस्टेट है। ये सब सारी प्रमुख जो अभी प्रचलित एसेट क्लास हैं। तो सबकी अपनी-अपनी खूबियाँ हैं और अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और अ, उस उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं और सबकी क्या खूबी है और सबका क्या उम, परिधि है। तो जैसे सबसे हमारा पास सबसे जो अ, फेवरेट एसेट क्लास है वो बैंक एफडी, आरडी या एमआईएस है। तो हम बैंक एफडी, आरडी, एमआईएस में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमें लगभग 7% का रिटर्न देता है, 7% का एनुअल रिटर्न देता है और यह एक फिक्स्ड इनकम के रूप में हमको मिलता है, जो कि उतना मिलेगा ही। एनुअल रिटर्न मिलता है इसमें और ये कंपाउंडिंग होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या ये रिटर्न क्या रियल रिटर्न है? तो हम देख पाते हैं कि ये रियल रिटर्न नहीं है, क्योंकि जब हम अ, बात करते हैं वैल्यू ऑफ रूपी की यानी इन्फ्लेशन की, महंगाई दर की, तो हम पाते हैं कि हमारा बैंक जो देता है, बैंक 7% इंटरेस्ट रेट देता है और लगभग इन्फ्लेशन जो हमारा है, महंगाई जो दर है, वो भी 6 से 7% के आसपास है। या अर्थात कि आज हम इस ये को कलम को अगर आज के डेट में हम 100 रुपया में खरीदते हैं, तो अगले साल इसका दाम बढ़ करके 106 या 7 रुपया हो जाएगा और हमारा बैंक एफडी में रखा हुआ पैसा भी 107 रुपया हुआ। यानी कि जो हम पैसा रखे हैं, अगर अगले साल 100 रुपया अगर हम बैंक में रखते हैं तो अगले साल 107 रुपया हो जाता है और हमारा पेन का वैल्यू जिसका 100 रुपया वैल्यू है, उसका भी वैल्यू 107 रुपया हो जाए, तो क्या होगा कि ये हमारा सरप्लस कुछ भी नहीं बचता। यानी कि एक साल ये पैसा हमारा बैंक में रखने के बाद भी हमारा ग्रोथ क्या है? जीरो है। अगर इन्फ्लेशन को अगर हम देखते हैं, तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बैंक इन्वेस्टमेंट, उसमें हमको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलता है। आगे आते हैं हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने इंश्योरेंस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेकिन इंश्योरेंस को अगर हम देखते हैं तो इंश्योरेंस एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर करने का जरिया है। इंश्योरेंस में रिस्क ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि आज के डेट में अगर हम हैं तो हम कमा रहे हैं और कल के डेट में अगर हम न रहें तो परिवार को उस फाइनेंशियल नीड का पूर्ति कहां से होगा? तो वो इंश्योरेंस देगा। बस इंश्योरेंस इसलिए करना चाहिए ना कि हमको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, रिटर्न के तौर पर नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, जब हम देखते हैं दूसरा इंश्योरेंस का दूसरा पार्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सबके लिए जरूरी है। इसको जब हम इसको देखते हैं तो टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है कि एक छोटा
सा प्रीमियम में बड़ा सा इंश्योरेंस मिलता है, जो कि कल हमारे या जो कमाने वाले हैं उसके नहीं रहने पर परिवार को वित्तीय सहायता करती है, जिससे कि वो परिवार कमाऊ सदस्य नहीं रहने पर भी वो परिवार वित्तीय संकट में नहीं आता है और वो पूरा होता रहता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को कहा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू द वेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आज के डेट में जिस तरह से हम देखते हैं ये का हॉस्पिटल का जो बिल आता है, छोटी छोटी बीमारियों में लाखों का बिल आ जाता है, तो अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम तो आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस से वो बिल पे करते हैं। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है सब निकाल करके वहां पर लगाना पड़ता है, और इस दशा में क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है और हमारा जो वित्तीय लक्ष्य है या फाइनेंशियल गोल है वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इंश्योरेंस इक्वल टू वेल्थ इंश्योरेंस। इसलिए आप अपना अगर वेल्थ को बचाना चाहते हैं कल के आने वाले हेल्थ इश्यूज से, तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत जरूरी है। यानी कि दो चीजें इंश्योरेंस में जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये दो आवश्यक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको कि सबको रखना चाहिए। तीसरा आते हैं हम, एसेट क्लास हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड जो एसेट क्लास है, निश्चित रूप से गोल्ड का एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है और गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है। आने वाले ये बीते वर्षों में भी गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले वर्षों में भी गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन गोल्ड का भी कुछ ये परिधि है, उसका भी कुछ सीमा है। गोल्ड में क्या होता है कि अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो लगभग लगभग 30% उसका 30 रुपया हमारा जीएसटी और मेकिंग चार्ज ये सब में चला जाता है। ज्वेलरी की अगर बात करें तो दूसरा क्या है कि उसमें प्योरिटी रिस्क रहता है, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, कितने इम्प्योरिटीज है। उसके बाद है होल्डिंग रिस्क है, वो कहाँ रखें, अगर रखें तो सावधानी से ये कैसे रखा जाए, इस पर ये इस बात का भी रिस्क है। तीसरा क्या है कि गोल्ड अगर हम लेते हैं, अगर उसको बिस्किट के तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लेते हैं तो हमें ज्वेलरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी में हमको मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं। इसलिए ज्वेलरी छोड़ करके अगर हम बिस्कुट वगैरह चाहे उसका सिक्का अगर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स अगर हम लेके रखें तो हमें गोल्ड का भी बेनिफिट मिलेगा, उसका एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं रहेगा गोल्ड बॉन्ड पर। हालांकि उसमें प्योर गोल्ड हमें नहीं मिलता है, लेकिन गोल्ड का बेनिफिट हमको मिलता है। आगे चलते हैं, जब आते हैं तो हमारे पास दूसरा ये एसेट क्लास होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या है कि ये सबसे फेवरेट, जिसके पास पूंजी है उसके लिए सबसे फेवरेट ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जमीन सीमित है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इसलिए जमीन का कीमत हमेशा बढ़ता ही जाएगा, एक बात फिक्स है। लेकिन जमीन में भी बहुत सारे रिस्क है। जमीन में रिस्क ये है कि वो जमीन का नेचर क्या है। झारखंड के परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जमीन बहुत ही सीएनटी एक्ट है, वो जमीन को हम उसका रजिस्ट्री कॉस्ट है, बहुत सारे ये हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। जमीन में सबसे बड़ा चीज है कि आज हम 10 लाख रुपया लगा करके एक जमीन खरीदा, लेकिन कल को अगर हमें 2 लाख का जरूरत पड़ता है तो या तो उस जमीन को, पूरे जमीन को हमको सेल करना पड़ता है या फिर हमको कहीं से उधारी लेना पड़ता है। जमीन को सेल करना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमने 10 लाख रुपया में जो आज के डेट में जो जमीन लिया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो जमीन
किसी कारणवश 8 लाख में या 7 लाख में बेचे, तो हमको चाहिए वैसा ही कस्टमर जो हमको वो बढ़ा करके दे पैसा, या फिर हमको ये अगर बढ़ा कर भाई मिलता भी है तो तुरंत कितना देर में मिलता है ये कस्टमर, कितना दिन लगता है, फिर कितना उसको रजिस्ट्री में कितना टाइम लगता है, रजिस्ट्री कॉस्ट कितना आता है, बार बार जब रजिस्ट्री होता है तो उसका कॉस्टिंग फिर भागते जाता है, तो ये खर्चा हमारा ये एक्स्ट्रा चला जाता है जो हमको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। रजिस्ट्री का चार्ज कोई रिटर्न नहीं देगा। अब हम आते हैं अगला, आज का पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज के डेट में काफी पॉपुलर हो रहा है। पिछले 2023 जनवरी से अगर अब तक देखें तो काफी ही तेजी से ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़ा है, ये इन्वेस्टमेंट काफी लोगों ने बढ़ा है। अगर डाटा के तौर पर हम बात करें तो 1963 में म्यूचुअल फंड इंडिया में स्टार्ट हुआ, और 1963 से लेकर के 2022 दिसंबर तक सिर्फ 3 करोड़ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आए थे, और 2023 से लेकर के अभी तक 2024 का अभी जो है, तो इसका अगर हम डाटा देखें तो लगभग 6 करोड़ के लगभग इन्वेस्टर हमारे मार्केट में आ चुके हैं। अर्थात 1963 से लेकर के अभी 2022 तक जितने या इतने समय में जितने कस्टमर आए, जस्ट 1.5 साल या 2 साल के अवधि में जस्ट उसका डबल हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि म्यूचुअल फंड के तरफ लोगों का झुकाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की जानकारी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट जो म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रही है, या उस टैक्स के माध्यम से टैक्स बेनिफिट दे करके, या फिर एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, जैसे हम बार बार देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बार बार टीवी में भी किसी प्रोग्राम में को देखें अगर हम, तो टीवी में बराबर एड आते रहता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आज हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही रिटर्न प्लस ये इन्फ्लेशन, अगर बैंक रिटर्न 7% है और 6%, तो ये दोनों को जोड़ करके 13% के आसपास वो मिनिमम, अगर हम देखें तो 13% के आसपास एनुअल CAGR, तो 13% अगर हमको मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है और बैंक इंटरेस्ट रेट को भी ये अचीव करता है। यानी कि इन्फ्लेशन से ऊपर बैंक इंटरेस्ट का रेट, दोनों जोड़ करके जितना आता है वो हमको अगर मिल जाता है, तो ये एक अच्छा रिटर्न हम मान सकते हैं। ऐसे पिछले साल बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है, बहुत ही हाई रहा है। पिछले अगर म्यूचुअल फंड का टोटल एवरेज रिटर्न देखें, जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 16% का रिटर्न आज तक में, एवरेज रिटर्न 16% का दे चुका है, जो कि 13% से काफी ज्यादा है। ये किसी भी हालत में हम इस केस को, इस रिटर्न को हम देखते हैं, अचीव कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में। ये है, इसीलिए आज के डेट में म्यूचुअल फंड को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। इसकी और भी कई खूबियां हैं। इसमें क्या है कि ये लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी काफी है। लिक्विडिटी इसलिए काफी है क्योंकि कभी भी हम निकाल सकते हैं पैसा, ये अपने हाथ में होता है, हमारे हाथ में है। हम कभी भी लिक्विडिटी इसमें इतना है कि हम कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, डिविजिबल है। ये अगर हमारा एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया रखा हुआ है और हमको 50,000 की जरूरत है, तो हम आराम से उसमें से 50,000 रुपया निकाल सकते हैं। बस 48 से 72 घंटे में हमारा अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। दूसरा, ये पूरी तरह से सेफ है। म्यूचुअल फंड का लेन देन कोई केस से नहीं होता है, किसी तरह का केस इसमें
लेन देन नहीं होता, ये फुल्ली ऑनलाइन या चेक से होता है। ना आप हमको 1 रुपया दे करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा सकते हैं और ना 1 रुपया कैश वहां से निकलता है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में जाता है और म्यूचुअल फंड से जब आप रिडीम करते हैं तो सीधे आपके सेविंग अकाउंट में ही आता है, इसलिए ये पूरी तरह से सेफ है। इसलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मार्ट है। दूसरा सबसे बड़ी खूबी इसमें है कि आपकी जैसी जरूरत है उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट है। आपका जो गोल है, जैसा गोल है वैसा इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है आज के डेट में। अगला वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा जो म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत लोग अभी तक म्यूचुअल फंड क्या है ये नहीं जानते हैं और इसमें किस किस तरह का इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।